हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फिर से वही बात भाइयों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाता हूँ। वीडियोस को पूरा देखा करो। 10 क्वेश्चन है, जहाँ लोग 1 घंटे की क्लास लेते हैं, वहाँ मैं आपके लिए सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये वीडियो बनाकर आपको रूल्स नियम से ग्रामर बनाता हूँ, आपके लिए ग्रामर सिखाता हूँ। IBPS की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर वेस्ट है, वहाँ से ये उठाता हूँ। फिर यहाँ आपके लिए PPT बनाता हूँ, आपके लिए एक्सप्लेनेशन तैयार करता हूँ। आपको समझ में आता हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, बस यही कहना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से होने वाले सब स्टाफ 2024 के लिए इंग्लिश के अंदर पार्ट 8 है, ये 8वां पार्ट है। इससे पहले मैं 7 पार्ट बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बताने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं एरर वाले क्वेश्चन इसीलिए उठाता हूँ क्योंकि अगर वोकेब आ जाए, अगर नहीं पढ़ी हुई, तो आप एरर वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सको। आप अपनी स्क्रीन को पॉज करो और बताने की कोशिश करो इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ आपको। जिसको लगता है कि पार्ट ए के अंदर एरर है वो ए प्रेस करना, और सिमिलरली बी, सी एंड डी। चलिए अब मैं बताता हूँ, सेंटेंस को पढ़ लो। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। जो ग्रामर कभी पढ़ा ही नहीं उसको ये सेंटेंस कतई समझ में नहीं आएगा, और थोड़ी बहुत भी ग्रामर पढ़ रखी है तो समझ में आ सकता है। कैसे? इट इज आई, वो मैं था। इस पे अपन एम्फेसिस दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं इस बात को। इट इज आई, वो मैं था जो बुरी स्थिति के लिए दोषी हूं। हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, बुरी स्थिति के लिए दोषी हूं। तो यहाँ पे देखो रूल ये कहता है कि जब भी एंटीसीडेंट आए, मतलब कि हु क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, विच, हुम। तो ये क्या है, इससे पहले जो भी प्रोनाउन आ रहा है आई, तो इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो ये हमेशा हु के बाद जो भी वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब, वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, मतलब कि आई के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, इज। तो आप खुद बताओ, आई के साथ इज आता है क्या? आप कहोगे नहीं, आई के साथ तो हमेशा एम आता है। तो वही रूल यहाँ पे लगाएंगे अपन, क्या कि यहाँ पे भी आई के साथ एम आएगा, ना कि इज आएगा। तो यहाँ पे पार्ट बी के अंदर एरर है। समझ में आ गया होगा आपको क्या होगा। रूल पढ़िए, इज किस जगह एम आएगा, इज के स्थान में एम का प्रयोग करेंगे। रूल ये है कि हु, विच, डेट, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, हु भी आ सकता है, विच भी आ सकता है, डेट भी आ सकता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद जो भी वर्ब प्रयुक्त होगी उसके अकॉर्डिंग होगी, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, एंटीसीडेंट पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीन को पॉज करो, सेंटेंस को पढ़ो और देखो किस पार्ट में एरर है, फिर मैं आपको कराता हूं। हाँ भाई, किसी को समझ में आया? चलिए अब अपन करते हैं। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज वैक्सीनेशंस वर मोर देन ही कुड बीट। मतलब क्या हुआ इसका? पहले तो कि सभी का तनाव, स्ट्रेन मतलब क्या होता है? तनाव। सभी का तनाव, कठिनाइयाँ, डिफिकल्टी मतलब कठिनाइयाँ, वैक्सेंस मतलब होता है झुंझलाहट। किसी को झुंझलाहट आती है, बोलते हैं ना झुंझलाहट आ रही है। तो सभी का तनाव, कठिनाइयाँ, झुंझलाहट या अधिक थे तो वह हरा सकता था। ही कुड बीट, हराना। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेन यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज और वैक्सेंस से क्या बन जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव बन जाएगा। वर यहाँ पे क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, मतलब कि यहाँ पे वर्ब बन जाएगी मोर देन ही कुड बीट। यहाँ पे ये कंपैरिजन हो रहा है, मोर देन ही कुड बीट। एरर कहाँ पे है? एरर है यहाँ से सी पार्ट में। क्यों? क्योंकि वर्ब जो है यहाँ पे प्लूरल नाउन है, सॉरी प्लूरल वर्ब है, और स्ट्रेन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्यों होता है सिंगुलर? कैसे पता करेंगे? क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल है। स्ट्रेन क्या है यहाँ पे? अनकाउंटेबल। क्या तनाव को कभी अपन मेजर कर सकते हैं क्या? काउंट कर सकते हैं कितना तनाव है? नहीं। तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी, और वर नहीं, यहाँ पे करेक्ट आनी चाहिए वाज। ठीक है, तो पार्ट सी के अंदर एरर है। क्वेश्चन नंबर 3, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। अधिकतर ऑप्शन सारे सेम ही है। रिहर्सल, अपन बोलते हैं कि इस काम को करने से पहले अपन रिहर्सल करेंगे। डांस की रिहर्सल करता है कोई, कोई नाटक की रिहर्सल करता है। तो रिहर्सल मतलब क्या होता है? रिहर्सल मतलब होता है किसी को प्रैक्टिस पे लाना। तो इसमें स्पेलिंग कौन सी सही होगी?
REHARSAL, REHEERSAL, REHEARSAL या फिर REHEARSAL। अधिकतर कॉमन कौन से हैं? अगर आपको नहीं भी पता ना इसकी स्पेलिंग राइट, तो इसको ऐसे करा करो आप कि पहले कॉमन देखा करो। सब में REH आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो आ रहा है। अब कौन से में REHE नहीं आ रहा? देखो सब में REHE तक आ रहा है, यहाँ तक भी E तक आ रहा है और यहाँ पे भी E तक आ रहा है। यही है जो A आ रहा है, तो पहले इसको हटाओ। अगर नहीं आता तो बता रहा हूं मैं ये ट्रिक। अब देखो यहाँ पे REHE REHE ये A तक पहुंच रहा है, ठीक है। अब कौन सा है जो नहीं पहुंच रहा? देखो REHE सिर्फ यहीं तक, इसको बैठा दो। अब क्वेश्चन नंबर C और D, वो ऑप्शन नंबर C और D बचे। अब इसमें से कंफ्यूजन है। अब आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सा होना चाहिए। कई जनों को तो पता भी दिए होंगे कि REHEARS यहाँ तक जा रहा है, तो या तो EAL होगा या AL होगा। अब थोड़ी बहुत अपन को स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए, तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 के अंदर ऑप्शन नंबर C करेक्ट होएगा, REHEARSAL। तो इस तरह से आप तुक्का भी लगा सकते हो। ऐसे नहीं कि 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से कोई सा भी तुक्का लगा दिए और बोल दिया कि ठीक है। नहीं, 4 ऑप्शन में से आपको लग रहा है कि यार ये 2 ऑप्शन चूज कर लो, और 2 ऑप्शन में से आपको लग रहा है कि ये भी राइट हो सकता है और ये भी राइट हो सकता है, तब आप तुक्का लगाया करो कि एक चूज किया करो कोई सा भी। क्वेश्चन नंबर 4 एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर से बताइए, क्वेश्चन अपनी स्क्रीन को पॉज करिए और चेक करिए कहां पे एरर है। चलिए अब मैं बताता हूं। द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैंने किसी पार्ट में कराया है, अच्छे से याद है। और उसके अंदर मैंने नियम बताया था कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो तो आगे वाले सेंटेंस के अंदर भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। जब भी किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो तो आगे चल के भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। और एक रूल और है कि जब भी अपन कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं तो उससे पहले वाली नाउन तो दूसरी वाली भी नाउन होनी चाहिए। मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले नाउन हो तो दूसरी भी नाउन होगी, अगर पहली एडजेक्टिव है तो दूसरी भी एडजेक्टिव होगी, इस तरह से। तो अब इस वाले सेंटेंस को पढ़िए। अब तो नियम बता दिया, अब आपको पता लग गया होगा कौन से पार्ट में एरर है। द फास्टर ही कंप्लीट्स, मतलब कि जितनी तेजी से वह उसको दिया गया काम पूरा करने के लिए उतना ही बड़ा उसका लाभ होगा। द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क, जितना जल्दी वो वर्क करेगा उतना ही उसका बड़ा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट लार्जेस्ट। तो यहाँ पे फास्टर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। और लार्जेस्ट क्या है? यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। तो कहाँ पे एरर मार्क करेंगे अपन? ऑप्शन नंबर C के अंदर मार्क करेंगे भाई। पहले को देखा करो और फिर उसके अकॉर्डिंग बाद वाले पार्ट में चेंजेस करेंगे अपन। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। यहाँ पे लार्जेस्ट गलत हो जाएगा, लार्जर आएगा यहाँ पे, लार्जर। समझ में आ गया अब आपको? दूसरी बात, ग्रेजुअली इंक्रीज डिक्रीज के लिए डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। मतलब कि यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रही है, फास्टर, लार्जर, लोअर, स्मॉलर। तो इस तरीके से ग्रेजुअली इंक्रीज डिक्रीज के लिए हम क्या यूज करेंगे? डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताने की कोशिश करिए। ये एक एंटोनिम है, और सॉरी ये एंटोनिम नहीं, यहाँ पे सिनोनिम होना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पे ये सिनोनिम बताना है आपको, लिखते टाइम गलती हो गई। हर्डल, हर्डल मतलब क्या होता है? हर्डल मतलब होता है रुकावट करना, किसी चीज में रुकावट आ जाती है उसको बोलते हैं हर्डल। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑब्स्टेकल, प्रोवोक या टैलेंट या स्टोरी। टैलेंट मतलब होता है प्रतिभाशाली, तो टैलेंट तो नहीं आएगा रुकावट का, हटाओ इसको। स्टोरी, अब आपको पता होगा एक स्टोरी होती है जिसका मतलब होता है कहानी, लेकिन उसकी स्पेलिंग ये नहीं होती। STOREY मतलब होता क्या है? देखो ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है? ऑब्स्टेकल मतलब होता है रुकावट, यानी कि बाधा। बोलते हैं ना कि ऑब्स्टेकल रख दिया, तो उसको बोलते हैं बाधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। और अब मैं आपको बता देता हूं इसके और भी अर्थ। देखो प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, किसी चीज को उकसा रहे हैं अपन, किसी इंसान को उकसा रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोवोक। टैलेंट मतलब योग्यता, बता ही दिया, प्रतिभा या फिर
स्टोरी मतलब होता है मंजिल। स्टोरी मतलब क्या होता है? मंजिल होता है। राइट आंसर इसका ऑब्स्टेकल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करो। वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज। वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल, हम खूब जनों से मिले, खूब लोगों से मिले, आवर हॉलीडेज, हमारी छुट्टियों में। तो वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल एट आवर हॉलीडेज, नहीं। इन आवर हॉलीडेज, बिल्कुल नहीं। ऑन आवर हॉलीडेज, बिल्कुल नहीं। ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान। तो छुट्टियों के दौरान हमने खूब लोगों से मुलाकात करी, हम खूब लोगों से मिले। यहाँ पे फिर से बता देता हूँ आपको, एट लगेगा हमेशा एग्जैक्ट टाइम, हावर बता दें यहाँ पे 7 o'clock 10 o'clock, तब 8 लगाएंगे। मंथ या ईयर से पहले इन लगता है। और ऑन कब लगता है? ऑन लगता है डे एंड डेट से पहले। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। डैश सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। डैश सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, दूसरा चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं बता दूं इसका रूल, पहले तो आप बता दिए, अब मैं बताता हूँ। इसका आंसर होगा द। क्यों होगा? रूल ये कहता है कि जब सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 23rd, 41, 41st जब ये अपन बोलते हैं तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल बोलते हैं। तो ऑर्डिनल से पहले क्या लगता है? हमेशा द आर्टिकल लगता है। और अब मैं इसके आपको रूल बता देता हूँ। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि दो चीज होती है, एक होती है ऑर्डिनल नंबर और एक होता है कार्डिनल नंबर। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये बताया इसको बोलते हैं अपन ऑर्डिनल। तो ये ऑर्डर से आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर है इनके, तो ये ऑर्डिनल से पहले हमेशा द आर्टिकल यूज करेंगे हम। और एक होते हैं कार्डिनल नंबर, तो कार्डिनल नंबर बोलते हैं 1 2 3, जो सिंपल अपन बोलते हैं 18, उससे पहले कुछ भी नहीं लगेगा, कोई सी भी आर्टिकल यूज नहीं होएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सिंपल सेंटेंस है, एक लाइन का भी नहीं, इतना सही है। अब आपको बताना है इसमें कहाँ कौन से पार्ट में एरर है। द जूरी हैज देयर वर्डिक्ट, स्क्रीन पोज करो और बताओ कौन से पार्ट में एरर है। द जूरी हैज देयर वर्डिक्ट। जूरी क्या होता है? जूरी होता है अपने कोर्ट होते हैं, सेशन न्यायालय होते हैं, उसके अंदर जूरी बैठती है। जूरी एक कमेटी होती है, 4-5 लोगों की एक कमेटी होती है। तो जूरी यहाँ पे अनकाउंटेबल है। जूरी एक तरीके से ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल है, यानी कि इसका कोई एक तरीके से सिंगुलर नाउन की तरह ही है, बिहेव करती है, तो सिंगुलर नाउन है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि कौन से पार्ट में एरर होनी चाहिए। हाँ, आपने सही कहा, पार्ट सी के अंदर एरर है। क्यों? देयर यहाँ पे क्या है? देयर यहाँ पे प्लूरल यूज कर रहे हैं, और होना क्या चाहिए? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब की तरह काम करना चाहिए। तो यहाँ पे देयर नहीं, क्या आएगा? इट्स आएगा। क्या आएगा? इट्स आएगा। एक और चीज बता दूं, इट्स मेरे को एक चीज याद आई है, एक होता है इट्स और एक होता है इट्स, मतलब कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लग जाता है एक तरीके से, इस तरह से। तो ये इसका मतलब तो होता है इट्स, सिंपल इट्स जो ये आप पढ़ रहे हो, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट इज। इट इज की शॉर्ट फॉर्म है ये। तो हमेशा याद रखना, आपको यहाँ पे इट्स यूज करना है विदाउट एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी समझ गए ना आप? एक और बार लिख के बता देता हूँ अच्छे से। इट, फिर यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगता है इस तरह से, और एस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेनी ए मैन हैव सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन, मतलब क्या होता है? इसका मतलब बताइए, इसका पार्ट बताओ कौन से पार्ट में एरर है। मेनी ए मैन हैव सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन। चलिए अब मैं बताता हूं हिंदी अर्थ क्या होगा इसका। पहले तो कि मेनी ए मैन, बहुत से आदमी, बहुत से आदमी। प्रलोभन का मतलब क्या होता है? वो सॉरी, सकम्ड का मतलब क्या होता है? प्रलोभन। तो मेनी ए मैन हैव सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन, बहुत से आदमी इस प्रलोभन के आगे झुक गए। कोई भी अपन प्रलोभन देते हैं तो झुक जाता है कोई आदमी। तो यहाँ पे मेनी ए, रूल नोट करो आप, कॉपी में लिखो। मेनी ए यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे जो आ रहा है ये सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब, सिंगुलर, ये इसको वर्ब दे रहा है, तो वर्ब यहाँ पे क्या आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। हैज नहीं आएगा यहाँ पे, ओ सॉरी हैव नहीं आएगा यहाँ पे, हैज आएगा। तो पार्ट बी के अंदर एरर है।
इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ए पार्टनर इन क्राइम। ए पार्टनर इन क्राइम को क्या बोलेंगे? अगर किसी ने क्राइम किया और उसके साथ साथ कोई एक जना पार्टनर और था तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्कम्प्लाइज, अकम्प्लाइज, एक्कम्प्लाइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और का अर्थ क्या होता है? एग्नोस्टिक मतलब होता है नास्तिक। एक होता है आस्तिक और एक होता है नास्तिक, जो भगवान की पूजा वूजा नहीं करे या किसी धार्मिक ग्रंथ को नहीं माने, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। एनार्चिस्ट मतलब होता है अराजकतावादी। एक्कम्प्लाइज बता ही दिया मैंने, सह अपराधी। और कसिनो, कसिनो तो सबने सुना होगा और मूवीज में देखा भी होगा, जहाँ पे जुआ खेलते हैं, एक ए प्ले ऑफ गैम्बलिंग, उसको बोलते हैं कसिनो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सभी चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ ये सेशन कैसा लगा, या कोई प्रॉब्लम हो आपको तो वो भी बता सकते हो। कोई सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो तो वो भी बता देना, मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद। एंड एक ही चीज़ मांग रहा हूँ आपसे, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे उतना ही मेरे को मन करता है ऐसी वीडियोज़ लाने का, ऐसा कंटेंट लाने का। आपको 100 से पार पहुँचा दो इस सब्सक्राइबर को। थैंक यू एवरीवन।